2 मिनट में 9 बड़ी खबरें देखने का, जिससे कि आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। जिनपिंग ने कहा है कि भारत चीन संबंधों को ड्रैगन, हाथी, टैंगो का रूप लेना चाहिए। चीन के प्रधानमंत्री ली qiang ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बधाई का संदेश भेजा है। भारत चीन के बीच वर्ष 1950 में डिप्लोमैटिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। भारत ने 2023 की तुलना में 2024 में 2,539 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करेगा। देश भर में आज से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने टोल शुल्क में 4 से 5% की बढ़ोतरी कर दी है। ये 1 साल के अंदर टोल में दूसरी वृद्धि है। पिछली बार जून 2024 में टोल टैक्स के दाम बढ़ाए गए थे। संसद की समिति ने ट्यूशन फीस, किताबों, शैक्षिक वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी और टैक्स के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले इस पर स्टडी करने की जरूरत बताई है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को मिलकर इस पर काम करना होगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद अब लद्दाख के लेह में झटके महसूस किए गए हैं। आज शाम 5:38 पर लेह में 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया। झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले शुक्रवार को मेघालय में भूकंप आया था। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित भूमिका को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई सामग्री के आधार पर वो करदमपुरी इलाके में मौजूद थे। ये संगीन अपराध पाया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। 2018 के एक रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंजाब में मोहाली की स्थानीय अदालत ने पादरी को सजा सुनाई। 35 वर्षीय महिला ने पादरी पर रेप का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट मुहैया कराने की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको यात्रा करने की इजाजत देंगे तो जांच स्थगित करनी होगी। जांच पूरी होने के बाद इस मांग पर विचार किया जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया ने उनके खिलाफ कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों पर एक साथ सुनवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंज तीर्थ इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। आतंकियों की तलाश में सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। अब फिक्र उन करोड़ों छात्रों की जिनकी NCERT की नई किताब इस बार से बदल गई है। नई कक्षा में उनका सामना नए नए शब्दों से होने वाला है, ऐसे शब्द जो शायद उन्हें हैरान भी कर सकते हैं। खबर है कि NCERT के छात्र अब उर्दू या फारसी के शब्द नहीं बल्कि संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ेंगे। भाषा की नई किताब में प्रचलित उर्दू, फारसी की जगह हिंदी और संस्कृत के शब्द उनके सामने होंगे। नए सेशन में बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, नई किताबें भी आ चुकी हैं। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत प्रकाशित NCERT की नई किताबों में अब बहुत से शब्द बदल गए। ये बदलाव कक्षा 4 और 7वीं की हिंदी की किताबों में है। इन किताबों में उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के आम बोलचाल के शब्दों की जगह संस्कृत में शब्दों को जोड़ा गया है। अब सवाल है कि नई किताब में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसे हम किताब के कुछ अंश के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे सरिया मैडम की जगह अध्यापक जी और अध्यापिका जी नजर आएगा। सब्जी की जगह साग भाजी, तो वहीं बागीचे की जगह उद्यान का इस्तेमाल होगा। जरूर को अवश्य, जबकि मजेदार को आनंदमय कहा जाएगा। इसी तरह कहानियों से माजरा, नजारा, हॉल, बेडरूम और किचन जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। किताब में दिखने वाले पश्चिमी परिधान को भी हटा दिया गया है और उसकी जगह भारतीय परिधान ने ले ली है। जैसे कोट पैंट की जगह कुर्ता पैजामा, जीन्स टॉप की जगह साड़ी सूट अब किताबों में दिखाई देंगे। बच्चों की यूनिफॉर्म से टाई भी हटा दी गई है। इन बदलावों के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस भाषा का विषय हो उसमें उसी भाषा के मूल शब्दों को जगह दी जाए। मतलब ये कि अब
जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो इन शब्दों से परिचित होंगे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों और अभिभावकों का इन शब्दों से परिचय करवा दिया जाए, ताकि नए बदलाव के लिए छात्रों के साथ माता पिता और टीचर भी तैयार रहें और जब किताब सामने हो तो उन्हें कोई आश्चर्य बोध ना हो। लेकिन इन बदलावों को लेकर सियासत भी शुरू हो सकती है। इस वक्त संसद सत्र भी चल रहा है। अब वक्फ संशोधन बिल की चर्चा, वो खबर जिस पर 2 दिन से सड़क से लेकर संसद तक बहस गर्म है। सोशल मीडिया से राजनीतिक गलियारे तक यह मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है। अब से कुछ घंटे बाद लोकसभा में इस बिल पर से पर्दा उठ जाएगा। ये उसी वक्फ संशोधन बिल की कॉपी है जो आप एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पर देख रहे हैं। द वक्फ विद इन ब्रैकेट्स अमेंडमेंट बिल 2024 जेपीसी से गुजरते हुए 15 पन्नों का ये फाइनल बिल है, जिसे पेश करने का कार्यक्रम आज दोपहर में फाइनल हो गया। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। कल ही बिल को पास कराने की कोशिश होगी। कल दोपहर 12:15 पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय हुआ है। कांग्रेस बिल पर 12 घंटे चर्चा चाहती थी। गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा होगी और वहां भी 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बिल पर चर्चा की रूपरेखा तय करने के लिए आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी हुई, लेकिन चर्चा के समय पर मतभेद की वजह से विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। करीब 8 महीने की चर्चा और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश तो हो जाएगा, लेकिन क्या यह पास हो पाएगा या फिर विपक्षी दल इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे? यह सब नंबर गेम पर निर्भर करता है, जो आंकड़ों में बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। लेकिन गठबंधन के कुछ साथी दल ऐसे भी हैं जिनको लेकर बीजेपी को चिंता है। हालांकि पार्टी की तैयारी भी पूरी है और बिल पास कराने का भरोसा भी है। तो जब यह सब संख्या बल का खेल है तो लोकसभा में पक्ष और विपक्ष का गणित देख लेते हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिनमें अकेले बीजेपी के 240। इसके बाद सबसे ज्यादा टीडीपी के 16, जेडीयू के 12। इनके अलावा शिवसेना शिंदे गुट 7, एलजेपी रामविलास गुट 5, आरएलडी 2, अन्य 11 सांसद। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 236 है। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 101 सदस्य हैं, जिनमें 2 ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जिन्हें जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इसके बाद 37 सदस्यों के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। टीएमसी के 28, डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव गुट के 9, एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सदस्य हैं। अन्य की संख्या 31 है। इन दोनों गठबंधनों के अलावा 12 ऐसे सदस्य हैं जिनमें ज्यादातर वक्फ संशोधन बिल के विरोधी। लेकिन इनके विरोध से भी सरकार कमजोर नहीं होगी, क्योंकि उसके पास खुद 293 सदस्य हैं। नंबर गेम भले ही सरकार के फेवर में हो, लेकिन आज इस बिल को लेकर दिन भर काफी गहमागहमी रही। जेडीयू नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। ऐसा क्यों हुआ यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बिल पेश करने से पहले शाम को एक खबर आई। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए अपने सहयोगी दलों के सुझाव को खास तरजीह दी है, खासतौर पर जेडीयू, जिसके साथ मिलकर बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है और जहां इस साल विधानसभा चुनाव भी है, उसके सुझावों को विधेयक में शामिल किया गया। वक्फ संशोधन बिल में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। वक्फ की संपत्ति है या नहीं, यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, यानी डीएम का एक अधिकार नहीं रहेगा। कानून के मुताबिक बनी पुरानी मस्जिदों, दरगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। औकाफ यानी दान की सूची गजट में आने के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे। इस बिल के पहले तक जो भी संपत्ति वक्फ के नाम पर है वो वक्फ के नाम पर ही रहेगी। अगर जमीन पर कोई विवाद ना हो या जमीन सरकारी ना हो, वक्फ की संपत्ति के सर्वे का जो भी काम अभी चल रहा है वो सब अब जिलाधिकारी को सौंप दिया जाएगा और जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दे सकता है जब वो 5 साल तक इस्लाम को मानता रहा और संपत्ति से संबंधित कोई धोखाधड़ी न हुई। अब वक्फ न्यायाधिकरण में दी जा गई को 2 जगह 3 सदस्य होंगे और तीसरा इस्लाम का विद्वान होगा। पहले संशोधन विधेयक में न्यायाधिकरण में 2 सदस्य का प्रावधान था। इसके अलावा जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्यों में है
उस पर भी कानून लागू नहीं होगा। साथ ही वक्फ के उद्देश्य से बनाए गए ट्रस्ट पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि सहयोगियों के दबाव में जो बदलाव किए गए हैं उससे वक्फ संशोधन बिल थोड़ा हल्का हो गया। वैसे कल इस बिल के पेश होने से पहले आज दिन भर किस तरह बयानों की फायरिंग हुई, अब ये सुनने का वक्त हो गया। देश साथ में है, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये तो मिसलीड कर रहे हैं। तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। करीब 98.99% वक्फ की संपत्तियों को आप डिजिटाइज कर चुके हो। राज्यों में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। डिजिटाइज होना कब शुरू हुआ? मोदी के आने के बाद। तो सारा काम आप कर चुके हैं। तो नए बिल में आप क्या लिख रहे हो कि 6 महीने के अंदर कागजात देना होगा। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अगर आपने कागजात नहीं दिया तो हमें झगड़ा कराना है, हमें देश में नफरत फैलाना है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। ये लोग आरएसएस का एजेंडा थोपना चाहते हैं जिसको हम लोग स्वीकार कभी नहीं करेंगे। सरकार एक तरफ वक्फ बिल को पास कराने के लिए कमर कस चुकी है तो कांग्रेस इस मुद्दे से मंडल कमंडल पर की तर्ज पर टकराने की भी रणनीति बना रही है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को पता चला है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% को तोड़ने के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसी लाइन पर चलते हुए पार्टी सरकार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे को भी उठा रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जातिगत जनगणना का मुद्दा जिस तरह से उठाया वो इसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष की नजर एनडीए के कुछ सहयोगियों पर भी है, जैसे सरकार नीतीश, चंद्रबाबू, चिराग पासवान और जेडीएस जैसे सहयोगियों को अपने साथ रखने के लिए उनके सुझावों को बिल में शामिल कर रही है। वैसे ही विपक्ष भी इन चेहरों पर अपनी नजर गड़ाए। विपक्ष इन्हीं सहयोगी दलों पर मुस्लिम वोट के लिहाज से दबाव बनाने की तैयारी में। जेडीयू और टीडीपी से सवाल असुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं तो जेडीयू और टीडीपी कह रही हैं कि वो गठबंधन का धर्म निभाएंगे। जेडीयू ने जो लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है उसमें बिल को समर्थन करने के लिए कहा गया है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे को जेडीयू सूत्रों से पता चला है कि पार्टी ये मानती है कि वक्फ संशोधन बिल ना तो धर्म से जुड़ा है ना ही मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। ये बिल जमीन और संपत्ति से जुड़ा है। जेडीयू केंद्र सरकार का हिस्सा है और बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। साथ ही आगे बिहार का चुनाव जेडीयू को एनडीए के साथ लड़ना है। ऐसे में पार्टी सरकार के लाए गए बिल के खिलाफ कैसे जा सकती है? साथ ही सरकार को बिल से संबंधित जो सुझाव पार्टी ने दिए थे उन्हें कमोपेश शामिल कर लिया गया। ऐसे में बिल का समर्थन करने के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं। हालांकि पार्टी सूत्र यह भी बता रहे हैं कि बिल की कॉपी देखने और नीतीश कुमार से बात करने के बाद पार्टी अंतिम फैसला लेगी। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार ने कभी मुस्लिम समाज के साथ अपने कमिटमेंट को लेकर समझौता नहीं किया। शायद विपक्ष को नीतीश के इसी दांव में उम्मीद की किरण दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। हमारे नेता
नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। सवाल इंडिया गठबंधन का नहीं है, सवाल है इंडिया गठबंधन। मिस्टर नीतीश कुमार आप क्या करने जा रहे हैं? मिस्टर तेलुगु देशम आप क्या करने जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। नहीं, मेरी पार्टी ने कैसे कोई एक व्यक्ति विशेष अगर समर्थन करता है तो कुछ थोड़ी पार्टी का स्टैंड होगा। हम सरकार के साथ हैं, कौन क्या कर रहा है उसके हम सरकार के साथ। सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह है कि वक्फ संशोधन बिल की चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वक्ता नहीं होंगे। राहुल की बनाई रोटेशन पॉलिसी के तहत ये दोनों इस बिल पर नहीं बोलेंगे। वैसे तो विपक्षी नेताओं का दावा है कि मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। अब से कुछ देर पहले बोर्ड ने एक लिखित अपील जारी की है। बोर्ड ने अपील की है कि सेक्युलर दल और सांसद इस बिल का सपोर्ट ना करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक भी हुई, जहां से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए चेतावनी जारी की गई। ये कहा गया कि सेक्युलर पार्टियां बिल के खिलाफ आए वरना मुस्लिम सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने बिल को संविधान विरोधी बताया, लेकिन इस समुदाय का एक तबका बिल के समर्थन में खड़ा हो गया, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम समुदाय, जिसका दावा है कि इससे मुस्लिमों को फायदा होगा। यानी मुस्लिम समुदाय दो फाड़ हो चुका है। आपको बता दें कि देश की कुल मुस्लिम आबादी में लगभग 80% पसमानदा है। एक तरफ जहां देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और सरकार और उनके गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में बड़ा मुस्लिम तबका जो पसमानदा मुस्लिम है उनका है, जो लगातार इस विधेयक को समर्थन दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना वक्फ बोर्ड की, डिजिटलाइजेशन होगा ना वक्फ संपत्तियों का, इस पर से अवैध कब्जे छूटेंगे ना। किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी शोषित पीड़ित मुस्लिम महिला को इसका लाभ होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे ना। जाहिर बात है इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर उठाकर उससे वसूली करते हैं। जगह जगह पे विरोध करना, उससे आप चीज़ों को गलत एक दिशा पे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोटिव ही नहीं है, ना हम जैसे लोगों का है जो समर्थन कर रहे हैं और ना सरकार का है। वरना आज एक मुसलमान होते हुए मैं इस देश के सरकार के साथ नहीं खड़ी होती, मैं भी इसका विरोध कर रही होती अगर मुझे इसमें विरोध लायक कोई बात नजर आ रही होती। फिक्र के लेंस से देखें तो एक के बाद एक बीजेपी कुछ ऐसे मुद्दे छू रही है जिसकी काट निकालना विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। वक्फ भी ध्रुवीकरण वाला ऐसा ही बिल है। जाहिर है बीजेपी के तर्कश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए अभी कई तीर हैं। लिहाजा कांग्रेस को एक बात समझ में आ गई है कि धार्मिक एंगल को टक्कर जाति तोड़े बिना नहीं दी जा सकती। इसीलिए उसका फोकस जाति, जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों। फिक्र में अब बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर किसी हंटर की तरह चला। बुलडोजर न्याय पर आज सर्वोच्च अदालत ने योगी सरकार को संविधान की याद दिला दी। यह मामला 2021 का है, जब प्रयागराज के एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों पर यूपी सरकार का बुलडोजर चला था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एक्सक्यूज मी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा फैसला दिया मानो योगी सरकार के बुलडोजर की चाबी निकाल ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओखा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इसे असंवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि राइट टू शेल्टर यानी आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई अमानवीय और अवैध थी। इस तरह से विध्वंस करना विकास प्राधिकरण की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण 5
पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा दे और 6 हफ्ते के अंदर आदेश का पालन किया जाए। मुआवजे का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें, इसलिए मुआवजा जरूरी। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने इस बहस को और गहरा बना दिया। बेंच में शामिल जस्टिस मुइया ने 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आए एक वीडियो का जिक्र किया, इसमें बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बच्ची अपनी किताबों को लेकर भागती नजर आई थी। इस वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर कड़ी फटकार लगाई थी। इस मामले में के पीड़ितों की दलील थी कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गलती से गैंगस्टर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी मान लिया था और नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाकर उनके घरों को गिरा दिया गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हुआ और उधर इस पर सियासी फाइट भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर बुलडोजर एक्शन वाला वही वीडियो शेयर किया जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान की थी। उस वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने एक पोस्ट लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इशारों में योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा करता है और फैसला तो ऐसा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से और जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिन्हें मारा गया, उनसे माफी मांगनी चाहिए। साझा माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस राय को मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुदरती राज, एक आपातकालीन स्थिति के चलते हुए इस प्रकार के एक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायी है। ना ही संविधान को किसी प्रकार से वो मानते हैं, ना ही लोगों की जनभावनाओं को जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस मत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और उसका अमल भी दिखना चाहिए ताकि लोग संविधान को मानते हैं, जो विश्वास को करते हैं उसको कायम रखें। अब आपको मध्य प्रदेश का एक अनोखा मामला बताते हैं। यहाँ के फायर ब्रिगेड मुख्यालय में 5 करोड़ की आधुनिक मशीनें हैं। 4 वर्षों से ये धूल खा रही हैं। मजे की बात तो यह है कि यह सुविधा होने के बाद भी यहाँ के कर्मचारियों को आग बुझाना नहीं आता। यह TV9 का बहुत बड़ा खुलासा है, जिस पर मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स भी तेज है। इस संबंध में जब हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने हमें हैरान करने वाली बात बताई। कहा कि उनकी कई वर्षों से ट्रेनिंग ही नहीं हुई और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि फायर ब्रिगेड में ऐसे 350 कर्मचारी हैं जिन्हें बिना किसी ट्रेनिंग के नौकरी पर महज 8,000 रुपये प्रति महीना वेतन भी दिया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ वक्त पहले भोपाल के सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तब एक कमरे की आग पूरी बिल्डिंग में पहुंच गई। ऐसे ही कई और मामले जब छोटी सी आग को बुझाने में घंटों लग गए। अब TV9 के इस खुलासे से पता चला है कि भोपाल में ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जब इस खुलासे पर मेयर मालती राय से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें कर्मचारियों को ट्रेनिंग न दिलाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें इसका पता TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से चला है और जब यही खुलासा कांग्रेस को मालूम हुआ तो फायर ब्रिगेड में इस ढीले रवैये पर सियासी आग भड़कती चली गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसी ही फायर डिपार्टमेंट की एक आधुनिक मशीन है। ये वाहन आप देख रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई गई है। 3 से 4 साल इस मशीन को आए हुए हो गए हैं। हाइड्रोलिक मशीन इसे कहा जाता है। जब भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी वहाँ पर भी ये मशीन मौजूद थी। ड्राइवर लेकर तो चले गए मगर इस मशीन को चलाना कैसे है ये वहाँ पर किसी को नहीं आया। 2 दिन ये मशीन वहाँ पर खड़ी रही मगर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे ऑपरेट कैसे करना है, ये किसी को आज तक नहीं आया। अब आखिरी बार ट्रेनिंग मिली थी जिसमें एडवांस आपको बताया गया हो, नए जो मशीनें उपकरण आए हों उसके बारे में बताया गया हो।
अभी तक नहीं बताया है सर। हाँ, हम लोग डिप्लोमा जब से ट्रेनिंग करी, फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई भी हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यहाँ पे हमने कई मशीनें देखी हैं, आधुनिक मशीनें हैं जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की है, मगर उस मशीन को चलाना आता है आप लोगों को? नहीं सर। नियम क्या कहता है इसको लेकर, सिखाने को लेकर? नियम तो यही कहता है कि सर हर 6 महीने, 3 महीने नहीं तो 6 महीने में सभी कर्मचारियों को एक बार ट्रेनिंग होना चाहिए। उनकी जानकारी में निकलवाती हूँ कितने लोग ट्रेंड हैं और कितने अनट्रेंड हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। मैं तत्काल ही इस पर संज्ञान लेकर और बातचीत करके और इस कमी को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। मध्य प्रदेश की फायर ब्रिगेड में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो हिंदुस्तान के सबसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। 5 करोड़ की मशीन लगी हुई है, वो उसके कवर तक नहीं खोले हैं। टब है 5 करोड़ की, इतने गरीब देश में इस तरह का साधनों का मिस यूटिलाइजेशन और नॉन प्रोफेशनल तरीका हैंडलिंग का। ब्लाइंड साइट, इलॉन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने यह डिवाइस बनाई है। यह डिवाइस उन लोगों को देखने में मदद करेगी जिन्होंने अपनी एक या दोनों आंखें खो दी हैं। अगला प्रश्न है, ये डिवाइस कैसे काम करेगी? तो इसका उत्तर है, जिनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है वहां इस डिवाइस को लगाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इससे दृष्टिहीन पूरी तरह से देख सकेंगे। शुरुआत में लो रेजोल्यूशन में दिखेगा, धीरे धीरे विजन बेहतर होता जाएगा। डिवाइस लगाने वाला शख्स इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट वेव्स भी देख सकेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जन्मजात दृष्टिहीन भी देख सकेंगे? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसे लोग भी देख सकेंगे। इस वर्ष के आखिर में एक दृष्टिहीन की आंखों पर इस डिवाइस को लगाया जाएगा। अहम प्रश्न है कि क्या इसे मान्यता मिल गई? तो इसका उत्तर है, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मंजूरी दे दी है।